जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज हम मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हर एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे, कोई अनुच्छेद हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक, यहाँ देखिए हम हर एक अनुच्छेद को डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, कोई भी अनुच्छेद आपसे मिस ना हो जाए। यहाँ तक देखिए एक एक अनुच्छेद का एक एक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ, यहाँ तक पूरा। ठीक, इसमें रिट्स भी शामिल रहेगा कि रिट्स में क्या क्या है, और लास्ट तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग चलिए देखिए, मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकार को 12 से 35 तक बताया गया है। ठीक, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को 12 से 35 में बताया गया है। यही 12 से 35 में आपको अच्छे से समझाऊंगा इसमें। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या हमको पढ़ना है, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। देखिए, भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक, 7 मौलिक अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया था, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों हटाया गया था, रीजन भी बताऊंगा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक, इनको मुझे पढ़ना है, ये हाईलाइट है। देखिए, अब 12 से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में दिया गया है। ठीक, 13 में दिया गया कि राज्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने वाली विधियों को नहीं अपनाएगा। ऐसे कानून जो मौलिक अधिकार को नष्ट करते हैं, ऐसे कानून को राज्य कभी भी अपनाएगा नहीं। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाया क्यों गया था, किस अनुच्छेद से। देखिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को इस श्रेणी से हटाकर सामान्य विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 में जोड़ा गया। ठीक, यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 31 से हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार को इसको सामान्य विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया। ठीक, इसीलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया था। ठीक, तो इसको हटा दिया गया तो वर्तमान मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 14 में विधि की समझ समानता, मतलब कानून की समझ सभी समान होंगे। अनुच्छेद 14 यही बोलता है। ठीक, कोई भी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, गरीब हो अमीर हो, सब कानून की समझ समान होंगे। अनुच्छेद 14 हमको बताता है। ठीक, विधि का अर्थ होता है कानून। ठीक, अनुच्छेद 15 क्या है। अनुच्छेद 15 की राज्य, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, निवास आदि के समझ भेदभाव नहीं करें। देखिए, राज्य ऐसा कोई भी, जैसे जाति, कोई पंडित हो गया, कोई चमार हो गया, ऐसा कुछ नहीं देखेगा, सबके साथ एक ही चीज़ होगा। ठीक, यहाँ जाति नहीं देखी जाएगी कि उच्च जाति का है या नीच जाति का है। ठीक, धर्म नहीं देखा जाएगा, लिंग नहीं देखा जाएगा कि ये महिला है या पुरुष है। ठीक, अगर वो काम महिला कर रही तो उसको भी दंड मिलेगा, पुरुष कर रहा तो उसको भी दंड मिलेगा। ये मत अगर कोई सोचेगा कि महिला है तो उसको इससे छूट मिल जाएगा। अनुच्छेद 15 बोलता है कि सबके लिए है, चाहे महिला हो या तो पुरुष हो। ठीक, किसी भी वर्ग का हो, इसके समझ कोई भेदभाव कानून नहीं करेगा। अगर वो दोषी है तो उसको दोषी दंड दिया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 15 तो क्या बोलता है। अनुच्छेद 15 भी बोलता है कि राज्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से पाबंदी नहीं लगाएगा। ऐसे स्थान जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट पार्क हो गया या कुछ गवर्नमेंट स्थल हो गया, उसमें प्रवेश से पाबंदी राज्य नहीं लगा सकता। ठीक, इसके लिए ना कोई चार्ज लगेगा ना कोई पाबंदी लगेगी, ये अनुच्छेद 15 तो बोलता है। ठीक, 15 दिन क्या करता है कि राज्य महिलाओं और बालकों की विशेष सुविधा उत्पन्न करवा सकता है। ठीक, देखिए अभी यहाँ था 15 में कि राज्य सबके लिए कानून सबके लिए समान है, तो 15 दिन में एक और कानून बना था इसी को देखते हुए कि कुछ महिलाएं और बच्चे जो होते हैं उनको कुछ छूट मिलना चाहिए। तो इसके कारण अनुच्छेद 15 आया, जिसमें राज्य महिलाओं और बालकों को विशेष सुविधा उत्पन्न करवा सकता है। जैसे मान लियो कि कभी कभी महिलाएं क्या होती है, गर्भवती होती हैं, अगर वो दोषी होती हैं तो उनको 5 साल तक दंड नहीं दिया जाता। ठीक, अगर मान लो उनको फांसी की सज़ा देनी है तो 5 साल बाद दीजिए, या बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसके बाद उनको फांसी की सज़ा दी जाती है। ऐसे ऐसे बहुत से कानून हैं। ठीक, हमको मौलिक अधिकार अपने जानना है सिर्फ। अनुच्छेद 16 क्या है, नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखिए, सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान, ये जो अनुच्छेद 16 है इसमें है कि जैसे जो गरीब हैं या जो निम्न जाति के हैं उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, उसी को हम बोलते हैं लोक नियोजन। ठीक, 16(1) क्या है। 16(1) में कि राज्य, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नौकरी प्रदान करने में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, इसीलिए आरक्षण को लाया गया था कि जो राज्य है, ये नहीं कि ये उच्च जाति का तो इसको नौकरी देंगे, ये नहीं ये नीच जाति का तो इसको नौकरी देंगे। हाँ, नौकरी नहीं लेकिन आरक्षण दे सकते हैं। जैसे कि 16 में नीच जाति के लिए, निम्न जाति के लिए आरक्षण हो गया, गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस हो गया, ये दे सकता है। ठीक, लेकिन राज्य भेदभाव नहीं करेगा, जो लायक होगा वही लेगा। ठीक, जो काबिल होगा वही उसके हकदायक होगा। 16(4) जो इम्पोर्टेंट वही मैं आपको लिखा हूँ। 16(4) में कि राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों को विशेष संरक्षण दे सकता है। देखिए, जो मैं बताया ना कि राज्य नौकरी के लिए जो पिछले वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दे सकता है। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, छुआछूत का अंत होगा। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत। राज्य सैन्य और शैक्षिक क्षेत्र के अलावा उपाधि प्रदान नहीं करेगा। उपाधि मतलब जो सैन्य और शैक्षिक स्थान में बस आपको सम्मान मिलेगा, बाकी ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप पुलिस हो गए तो आपके पास पावर हो गया आप कुछ भी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उपाधियों का अंत है। ठीक, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक,
इसमें अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, परंतु चौवालीसवां संशोधन द्वारा संपत्ति अर्जित की स्वतंत्रता हटाई गई थी। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19 में भी पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई आपको बताएगा नहीं, हर एक कानून इंपॉर्टेंट कहाँ से क्या आ जाए, इसलिए आपको क्या करना है, आपको इसमें बोर नहीं होना है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक। देखिए, अनुच्छेद 19(1) का ए, इसमें क्या है, भाषण या अभिव्यक्ति की सूचना, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जो 12 अक्टूबर 2005 से जोड़ा गया है। इसमें एक कि अगर आपका ये मौलिक अधिकार है कि अगर आपका जो पब्लिक ऐसे कुछ काम होता है जो पब्लिकली होते हैं, जैसे जो गाँव का प्रधान होता है, कुछ काम गाँव में करा रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, भाई कितना रुपया इसमें आया था, उससे आप सूचना ले सकते हैं, या आप 19(a) के तहत उससे सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि तुमने कितना रुपया कहाँ खर्च किया, कितना रुपया तुम पाए, कहाँ खर्च किए। ये 19(a) के तहत हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि जब हम लोग जागरूक होंगे तभी अच्छे से काम हो। आजकल क्या होता है, गाँव में प्रधान ही लड़ते हैं तो सोचते हैं हम विधायक हो गए, तो लोग लूटते खाते हैं। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप 19(a) के तहत मौलिक अधिकार के साथ सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। 19(1)(b), शांतिपूर्वक बिना अस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता 19(1)(b) में है, ठीक। 1(c) में है संघ बनाने का अधिकार, किसी भी चीज़ के लिए संघ बना सकते हैं। 1(d) में है बिना बाधा घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आप कहीं भी पूरे भारत में बिना बाधा के घूम फिर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, ये आपके मौलिक अधिकार हैं, इसको आप नष्ट कोई आपसे छीन नहीं सकता, ठीक। 1(e) में है कि व्यापार की स्वतंत्रता, आप पूरे भारत में किसी भी चीज़ की व्यापार कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है, ठीक। अगर आपके पास आपकी खुद की प्राइवेट ज़मीन है, प्राइवेट चीज़ है, तो आप उसमें आप रोक नहीं सकते, व्यापार की स्वतंत्रता आपको है, आप पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं। 1(f) में क्या है, 1(f) में संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, जो हटा दिया गया था 44वां संशोधन द्वारा। 1(g) में अस्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता, आपका मौलिक अधिकार है कि आप अस्थायी रूप से कहीं अपना घर बना के निवास कर सकते हैं, आपको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता, ठीक है, आपके मौलिक अधिकार है, ठीक। क्या क्या है, 19(a)(1), 19(1)(b), 19(1)(3), इसको आप लिख लीजिएगा एक बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, ठीक। अब देखिए 20(1) में क्या है, 20(1) में किसी व्यक्ति को तब तक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक लागू कानून का उल्लंघन ना किया उसने, ठीक। मतलब किसी व्यक्ति को ऐसे ही आप दोषी नहीं, अपराधी बना सकते, उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, या उसके पास या उसके खिलाफ आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि उसने अपराध किया है, ठीक। तो 20(1) क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक लागू कानून का उसने उल्लंघन न किया हो। 20(2) क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, ठीक। एक अपराध अगर उसने एक ही अपराध किया तो उसके लिए भी उसको दंडित किया जा सकता है। ये मत देखिए कि एक ही अपराध है तो छोड़ देता हूँ, पहला अपराध है, नहीं, अपराध तो अपराध होता है। 20(c) जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 20(c) इंपॉर्टेंट कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ने उसको भड़काया, उसको आप प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम अपना गलती मान लो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, आपका मौलिक अधिकार है, ठीक। देखिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट कर लिए कि अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक। आपातकाल के समय 20 और 21 को आप निलंबित नहीं कर सकते। जो 352 से 360 में आपका आपातकाल लगता है, उसके तहत आप इसको निलंबन नहीं कर सकते, ये आपका फिक्स रहता है, ठीक। ये आपका मौलिक अधिकार है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक। स्वतंत्र जीने का अधिकार है, स्वतंत्र मरने का अधिकार है, इसमें आपको कोई रोक नहीं कर सकता है। 21 का क्या बोलता है, 21(a) बोल सकते हैं, का बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि 66 संशोधन द्वारा 2002, ठीक, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार नियम 2009 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ है, ठीक। 66 संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, ठीक। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। कोई चीज़ यहाँ दिया है इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको लिखा दिया हूँ कि शिक्षा का जो अधिकार आया है, शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम 2009 में आया था, जो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, ठीक। अनुच्छेद 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है, ठीक। ऐसी कुछ दशा होती हैं जिसमें गिरफ्तारी से आप अपने आप को आज़ाद करवा सकते हैं, ठीक। कुछ निरोधक विधि भी हैं, NSA भी हैं, बहुत से कानून है इसमें। चलिए आप दिखाता हूँ आपको, ये मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूँ, आप लिखते चलिएगा। 22 से क्या है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके कारण बताने होंगे। अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहा है पुलिस, तो उसको कारण बताकर ही आप गिरफ्तार कर उसको मतलब कर सकते हैं। 22(2) क्या कि आप जिसे गिरफ्तार किए हैं उसे वकील से परामर्श करने का पूरा अधिकार है। जैसे कोई जेल में गया तो वकील से परामर्श कर सकता है, इसमें आपको ना कोई पुलिस ना कोई अधिकारी आपको रोक नहीं सकता, ठीक। 22(3) क्या है कि 24 घंटे से संबंधित न्यायालय में पेश करना होगा। अगर आपको आपने किसी अपराधी को पकड़ा हुआ है तो आप 24 घंटे के अंदर संबंधित न्यायालय में पेश करना होगा, ठीक। अगर मान लीजिए इतवार है, मतलब छुट्टी है या अवकाश है, तो इस समय को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक। जैसे क्या होता है, शनिवार रविवार छुट्टी होता है, अगर अपराधी को शुक्रवार को पकड़े हैं तो सोमवार को उसको
न्यायालय में आपको पेश करना ही होगा। ठीक, 22(3). अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। अनुच्छेद 23 में क्या है, इसमें मानव का अवैध व्यापार, दास प्रथा तथा बेगार प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को उद्योग धंधों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक, 14 वर्ष से कम बच्चे को आप पहली बात उद्योग में नहीं लगा सकते, और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को उद्योग में लगा सकते हैं धंधों में, लेकिन आप ज़्यादा भारी काम नहीं करा सकते। ठीक, ये नियम है। वर्तमान में इसी आयु के बालकों को घरेलू कार्यों में भी नहीं लगाया जा सकता। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर आप 14 वर्ष से कम है तो आपके घरेलू काम में भी आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अपने घर पर भी काम नहीं करेंगे, चलेंगे अपने माता पिता के खिलाफ, अपवाद फैलाएंगे, ऐसा नहीं। आजकल सब काम कर देते हैं, लेकिन जो माता पिता का परम कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को अगर वो 14 साल से या काबिल नहीं है तो उनसे भारी काम ना कराएं, वैसे भी नहीं कराते। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, जिसमें अनुच्छेद 25 में क्या है, अंधाकरण के आधार पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ठीक, 26 में क्या है, माने गए धर्म के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। 27 में कि राज्य किसी धर्म की अभिवृद्धि पर धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगाएगा। ठीक, जैसे राज्य हो गया, जैसे हिंदू हो गया है, मुस्लिम हो गया, तो उसमें कोई उनके, जैसे हिंदू को मंदिर में जाने के लिए कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा और मुस्लिम को मस्जिद में जाने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। ये सब राज्य कोई कानून नहीं लगा सकता। ठीक, चाहे जो भी राज्य हो। ये अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 28 क्या है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 28 क्या है कि सरकारी वित्त पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक, लेकिन किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालय में कुछ प्रावधानों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता दी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए, जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें आप धर्म, जैसे आप मान लीजिए कि प्राइमरी हो गई, तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते एक तरफा। ठीक, क्योंकि वहाँ हिंदू भी पढ़ सकते हैं, मुस्लिम भी पढ़ सकते हैं, जैन फारसी सब पढ़ते हैं। ठीक, तो आप अगर जैसे मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है तो आप उसमें जाके सनातन के बारे में नहीं बताएंगे या मस्जिद के बारे में नहीं बताएंगे, कुरान के बारे में नहीं बताएंगे, आपको जो शिक्षा दी जाएगी वही देंगे। ठीक, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी ट्रस्ट द्वारा हो गया, जैसे क्या होता है, मदरसा होता है, तो मदरसे में जो ज्ञान दिया जाता है वो ट्रस्ट द्वारा चलता है। ठीक, तो उसमें आप दे सकते हैं, उसमें सरकार की कोई नियम कानून नहीं लगता। ठीक, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29 में कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक, 30 में क्या है, भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा है तो सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार है। ठीक, ऐसे संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। देखिए, 29-30 है। ठीक, लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। संवैधानिक उपचारों का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट